2 दिन में ही ये सिविलाइजेशन हमें नहीं देखने को मिला कि अभी हम सोए हैं, उठे और चले गए किसी भी साइट पर, उसका जो भी खुदाई है वो करवा के हमें मिल गया कि अरे ये तो पुराना कोई लग रहा है, सिविलाइजेशन का पार्ट होगा तो इसको हड़प्पा नाम दे दो। सब कुछ स्टेज बाय स्टेज हुआ है। ग्रेव में क्या देखने को मिल रहा है सर, तो उसके साथ जो भी पॉटरी रहा होगा, बीट्स रहा होगा, वो सब उसके साथ ही दफन किए गए थे। वहां पे किसी भी तरीके का कोई मंदिर नहीं मिला है, वो नेचर क्या जो वर्शिप है वो किया करते थे। काहे इतना डर रहे हो कि इतिहास में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबको आसान कर देंगे। अभिषेक भैया आ गए हैं इतिहास पढ़ाने। अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इतिहास जैसा जो सब्जेक्ट होता है कि बहुत ज्यादा बच्चा लोग जो डर जाता है कि लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर लिखना है सर, उसके बाद कि इंग्लिश में लिखना है सर, ये अलग प्रॉब्लम रहता है बच्चा लोगों का, तो वो आज हम सॉल्व करके ही जाएंगे। और पहला जो तुम्हारा चैप्टर है वो क्लियर होगा पूरा आज, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा वो भी यहीं से हल कर लोगे, तो डरना नहीं, लास्ट तक बस देख लेना। 2 घंटे 2.5 घंटे में सब खत्म है पहला चैप्टर का। सर टॉपिक क्या क्या है ये बता दीजिए। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें टॉपिक हमारा क्या क्या रहेगा जी। तो हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन बताएंगे सबसे पहले तो, कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारे पूर्वज लोग थे वो कैसे रहा करते थे, टाउन प्लानिंग कैसे करते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। आज का जो इंजीनियर लोग है नया नया जो बनता है वो भी ये काम नहीं कर पा रहा है। तो यही चीज हमारा जो पूर्वज थे वो करके चले गए, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, की फीचर्स क्या है, की फीचर्स क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। कि मान ले अभी तुम रह रहे हो लखनऊ में, और लखनऊ में तुम्हें पता है कि हाँ हम धीरे धीरे साफ सफाई में काम कर रहे हैं। बनारस में अगर रह रहे हो कि हाँ हम धीरे धीरे जो टाउन प्लानिंग है उस पर ध्यान दे रहे हैं, घाट के आसपास का एरिया अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ प्लानिंग किया गया होगा, सबको वो जो कॉरिडोर बनाया गया होगा, तो एक तरीका होगा, प्लान पहले होता है तब काम होता है। तो ये काम ये लोग बहुत पहले से कर रहा था, कौन, हड़प्पा का जो लोग था वो लोग। ठीक है, अब टाउन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम अभी बता दिए हम। अब इकोनॉमिक जो लाइफ है उसके बारे में भी, इकोनॉमिक लाइफ अगर हम बात करें, बनारस का ही एग्जांपल ले लो कि बनारस में जो इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, टूरिज्म पर है। लेकिन उस वक्त जो लोग रहे थे वो क्या करते थे, तो ट्रेड किया करते थे सर, व्यापार किया करते थे, और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और क्या करते थे सर, तो एग्रीकल्चर खेती वगैरह किया करते थे, नदी और जो भी एरिया होता था उसके पास बसा करते थे, फर्टाइल लैंड के पास रहते थे वो। ठीक है सर, रिलीजियस बिलीफ, काशी का एग्जांपल सबसे सही लिए थे कि रिलीजियस बिलीफ हम अभी जान रहे हैं कि मंदिर, भगवान, मूर्ति पूजा ये सब पे ध्यान देते हैं। उस वक्त वो किस पे ध्यान देते थे, किसकी पूजा करते थे, इसके बारे में हम यहाँ देख लेंगे। आर्ट और स्क्रिप्ट, आर्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी मुस्लिम लोग आए, ठीक, या फिर जो भी हिंदू लोग रहते थे, तो ये आपस में जो भी आर्ट को क्रिएट करते थे ये अभी हम देख चुके हैं। हमें पता है इंडो इस्लामिक आर्ट के बारे में हमें पता है, बहुत सारा जो गुम्बज वगैरह बनता है मॉस्क में हम देखते हैं, तो वो सब जो स्टाइल है, हुमायूं टुम्ब के बारे में अगर हम बात करें तो ये सब क्या एक तरीके का हमें पता है कि वो एक आर्ट में आता है। लेकिन उस वक्त जो लोग थे वो कैसे काम किया करते थे, उस वक्त का आर्ट कैसा था सर, यहाँ वो हम देख लेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट अभी तक जो है हड़प्पा वाला जो स्क्रिप्ट है हम नहीं पढ़ सके, इसीलिए जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें दिया है उसी से हम जान पाते हैं कि वहां का इतिहास कैसा रहा होगा। अब मेजर कुछ साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो देख लेंगे, और कॉज देखेंगे हम कि इसका जो पतन हुआ था सर वो काहे हुआ था, तो ये भी हम इसी में देखने वाले हैं। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, तो टॉपिक, टॉपिक समझ में आ गया। 8 से 9 टॉपिक को ढंग से अगर देखोगे सब कुछ क्लियर रहेगा, और इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, चलो अभिषेक सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन ये जो टॉपर बनाने वाला उन्नति बैच है जहां हम लाइव क्लास देते हैं साल भर, टॉपर्स के नोट्स देते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं तुम्हारा वहीं पर, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अरे बच्चा लोग जो भागता है जिसके पीछे कि सर एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पहले दे दीजिए, तो वो भी यहीं दे देंगे। और 51 रुपए में पूरा साल पढ़ाते हैं हम,
₹51 दे दोगे, पूरा साल लाइव आकर पढ़ लोगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग क्लास में। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि नहीं कि टॉपर बनाने वाला जो उन्नति बैच है वो बस ₹51 में हम दे रहे हैं। तो जितना तुम्हारा दोस्त लोग भी है उसको बोल दो कि जुड़ जाए। ठीक है, अब क्योंकि अब उड़ेगा गर्दा, गर्दा उड़ेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड क्लास 12th में इससे पहले भी हम उड़ा चुके हैं गर्दा। देख सकते हो हमारे टॉपर को, चाहे पीसीबी में हो, ठीक है, नंदिनी, ठीक है, उसी में फिर सुरभि, आर्ट्स में अगर बात करें अंशिका वर्मा, ठीक, तो और बहुत सारे बच्चों ने अरिविहान में पढ़कर ही 150 बच्चों ने पढ़कर 90% से ज्यादा मार्क्स लाए, 350 बच्चों ने 80% से भी ज्यादा मार्क्स को क्या किया है तो वो लेकर आए। ये समझ में आ गया। रिजल्ट से ही पता चलता है कि पढ़ाया कैसे गया होगा, और बच्चों का जो भी क्या होता है वो कोऑर्डिनेशन, वो जो अगर समझ रहा है, एक गाइडेंस जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी बच्चा लोग अपना काम करते रहता है, साल भर पढ़ना भी पड़ता है। सिर्फ यहाँ मास्टर आ जाएगा, पढ़ा देगा, तुम टॉप कर जाओगे, ये हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज पर ध्यान देना कि वो लोग भी पढ़ता होगा घर पर तभी ना टॉप किया जी, तो वही है। ठीक है, टीचर तो तुमको बेस्ट मिल जाएंगे, उनको भी मिले थे, और अगली बार तुम अगर ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हारा भी यहाँ पे जो फोटो है वो लगवा देंगे। ठीक, चलो, ₹51 में साल भर, ₹51 में साल भर। और जो ये शिक्षा है, हमारा जो अभियान है एक अरिविहान का, कि हमें हर घर तक पहुंचना है, शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना है, वो भी इतने कम फी में। ठीक है, पानी से भी सस्ता कर दिया है हमने शिक्षा। और ये रितेश सर का एक वादा है कि भारत के हर एक कोने में हर एक बच्चे तक हमें पहुंचना है, वो भी इसी प्राइस पर। ठीक, अब हम आर्ट्स में भी हमने बताया कि अंशिका वर्मा 94.4% मार्क्स लेकर आई थी आर्ट्स में, और खास यूपी बोर्ड्स के जो बेस्ट टीचर होते हैं वही आके आपको पढ़ाएंगे यहां पर। ठीक है, चलिए, ये जो क्रांति उत्सव हुआ था जिसमें हथौड़ा मारकर, मुझे लग रहा था कि 1951 लिखा था, तो लगा कि होगा कुछ 951 तक आएंगे सर, लेकिन सर ये दोनों तोड़ के और बोल रहे हैं कि ₹51 में। हम भी सरप्राइज थे कि सर इतना कम कर देंगे क्या, कर दिया। और जो ये डिस्टेंस था एक बच्चे और एक टीचर के बीच में, जो एक गैप बन रहा था पैसे के कारण, वो तोड़ दिया है, हथौड़ा मार दिया गया है रितेश सर के द्वारा। और अब हमारा जो टारगेट है कि जो शिक्षा है उसको अफोर्डेबल हमने बनाया है, क्वालिटी एक एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, और हम सब घर तक पहुंच के ही रहेंगे। ये एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति ही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कैसे रितेश सर ने हथौड़ा मारा था, और जो बाधा है बच्चों और शिक्षकों के बीच में वो खत्म कर दिया। ठीक है, चल, ₹51 में सर क्या सस्ता है, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं होगा? ₹51 में क्या ही दे देंगे, साल भर पढ़ाने वाले हैं क्या? यस, पूरे साल भर पढ़ाएंगे। फिर टॉपर्स का जो नोट्स होगा वो भी देने वाले हैं हम। और क्या देंगे सर? डीपीपी, जो भी हम क्लास लेते हैं उसके लास्ट में जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वहीं पे दिया जाता है कि घर से कुछ करके आओ। सब मास्टर ये कर देगा तो तुम क्या करेगा? तो तुम लोग भी अगर घर पे पढ़ेगा नहीं, कुछ लिखेगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेगा शुरू से, तो कैसे होगा? इसीलिए डीपीपी का भी क्वेश्चन हम उसी में लगा देते हैं। और इंस्टेंट एक डाउट जो सॉल्विंग जो रहता है कि तुम अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हारा जो आंसर है उसी वक्त तुमको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब टॉपर्स का एक गाइडेंस दिया जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, ये सब तुमको हम सिखाएंगे। टॉपर्स भी आके तुमको सिखाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो भी तुमको बता दिए जाएंगे। अब और उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया था रितेश सर को, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि उत्कृष्ट ऐसा एक कार्य करने के लिए कि हर घर तक शिक्षा पहुंचाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और ये काम अरिविहान की टीम कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग का यही प्रयास है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप शिक्षा मंत्री कैसे उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम
इंट्रोडक्शन टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसमें सर क्या क्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और नेमिंग, कि सर इसका नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों रखा गया, क्योंकि इंडस रिवर और उसके आसपास जो भी ट्रिब्यूटरीज थे उसके इंडस रिवर के, उसके ही आसपास जितने भी सारे साइट्स थे वो हमें देखने को मिले, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो भी साइट पहली बार डिस्कवर होता है उसी के आधार पर जो नाम है उस सिविलाइजेशन का रखा जाता है। तो पहला जो जगह खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आईवीसी क्यों रखा गया है, क्योंकि इंडस रिवर और उसके आसपास जो साइट्स थे, जो भी निकले, जो भी देखने को मिले हमें, वहां हमें आईवीसी नाम रखने पे मजबूर किया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होगा, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास देखने को मिला। ठीक है सर, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला गया सर, कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज जो है वो लोग बनाना सीख चुके थे। ठीक है, क्या मिक्स करके बनाते थे सर, तो कॉपर और टीन को मिक्स करके ब्रॉन्ज जो था वो बना लिया जाता था, और यहाँ पे वो भारी मात्रा में यूज करता हुआ भी हमें दिख रहा है, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। तीन नाम हमने समझ लिया सर, आईवीसी, हड़प्पा और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब बता देते हैं कि यहाँ पे इंडस रिवर जो है, ठीक है, पेन चेंज कर लूं मैं, चलो, इंडस रिवर जो है और उसके आसपास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, कालीबंगन, चानूदारो, सुतका गेंदौर, ये सब क्या है, ये सब जगह इंडस रिवर के पास में हमें देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम आईवीसी रखा गया। अब हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी की, तो ये एक या दो दिन में ही ये सिविलाइजेशन हमें नहीं देखने को मिला कि अभी हम सोए हैं, उठे और चले गए किसी भी साइट पर, उसका जो भी खुदाई है वो करवा के हमें मिल गया कि अरे ये तो पुराना कोई लग रहा है सिविलाइजेशन का पार्ट होगा, तो इसको हड़प्पा नाम दे दो। सब कुछ स्टेज बाय स्टेज हुआ है। अब कैसे सर, तो सबसे पहले जो कनिंघम थे, जो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पन सील को, लेकिन कौन से पीरियड से वो सील बिलोंग करता है ये वो नहीं बता पाए। ठीक है, इनको लग रहा था कि गंगेटिक वैली जो सिटीज है उस समय का ये क्या रहा होगा, तो सील रहा होगा। ठीक, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमारे पास कुछ लिखित साक्ष्य तो है नहीं, वो क्या लिख के गए अभी तक हम पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, कि कोई भी अगर वो वर्ड हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हैपन, ठीक है, या वेन लिख रहे हैं, तो हमें पता है 4 अक्षरों से मिलके जो बना हुआ है। ठीक, लेकिन वहां पे वो एक कुछ भी अगर साइन बना रहे हैं वो, या किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिख रहे हैं, या कोई आइडिया बता रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा था। ठीक है, लेकिन इनके कारण, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनके कारण ही उस वक्त का जो इतिहास था वो हम जान पाते हैं। ठीक, और इसमें सबसे बड़ा हाथ अलेक्जेंडर कनिंघम का ही है, क्योंकि इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया, इसलिए ताकि जितने भी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको हम सही तरीके से प्रिजर्व कर पाएं, उसको संरक्षित कर पाएं, इसीलिए इनका काम जो था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मेजर जो डिस्कवरर्स थे कौन थे सर, तो सर जॉन मार्शल 1924 में जो डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सन जॉन मार्शल, उन्होंने ही विश्व के पटल पर, ठीक है, ये बताया कि एक नए सिविलाइजेशन के बारे में बताया, जो कि सबसे पुराना सिविलाइजेशन था, आईवीसी के बारे में बताया सभी को। और इसके साथ बहुत सारे और भी लोग काम कर रहे थे, जैसे कि और कौन लोग काम कर रहे थे सर, तो दयाराम साहनी काम कर रहे थे, जिन्होंने 1921 में एक फर्स्ट सिस्टमैटिक जो एक्सकावेशन था हड़प्पन माउंट्स का, हड़प्पन माउंट्स मतलब हड़प्पा को जो ऊपर जो टीला बन गया था, टीला कैसे बन गया सर, तो अगर कोई भी मैं बात करूं 4,500 वर्ष पहले की अगर कोई बात हो, अगर कोई घर भी रहा होगा, अब आंधी तूफान फ्लड और ऐसे जो भी डिवास्टेटिंग जो भी चीजें हुई होंगी, इसके कारण
तो वो जो सिविलाइजेशन है वो तो दब गया होगा, तो वो एक टीले का फॉर्म ले लिया होगा सर। लेकिन इसको परत दर परत हटाकर और उस जगह के बारे में बताने वाले, उस जगह के बारे में एक्सकवेट करने वाले कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। 1921 में इन्होंने ऐसा काम किया और उनको वहां पे क्या मिला था? ही डिस्कवर्ड सील्स दैट वर सर्टेनली ओल्डर देन द हिस्टोरिकल पीरियड। जो भी लोग जान रहे थे उसके पहले की कहानी कैसी रही होगी, वो इस सील से किन्होंने बताया? तो दयाराम साहनी ने सभी लोगों को बताया। ठीक है, अब ये तो सर एक साइड की बात हो गई। अब आर.डी. बनर्जी आए और उन्होंने मोहनजोदड़ो, ठीक है, रखाल दास बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे कि रखाल दास बनर्जी ने कौन से जगह का? मोहनजोदड़ो में भी वैसा ही एक सील देखने को मिला उन्हें। तो इन्होंने ये देखा कि एक आर्कियोलॉजिकल जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग कि दोनों जगह से एक ही सील मिला है, तो दोनों एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट रहे होंगे, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। ठीक है, और ये है आर.डी. बनर्जी। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। अब जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात करें कि कहां से कहां तक फैला था ये हड़प्पा जो सभ्यता है वो, तो हम इजिली यहां से इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ में मांडा से लेकर साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुतका गेंदौर तक ये फैला था। हमें बस ऐसे याद रखना है, चार जो जगह है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहां पे कौन सा साइट हमें देखने को मिलता है वो याद रखना है। नॉर्थ मांडा, साउथ दायमाबाद, ईस्ट आलमगीरपुर और वेस्ट सुतका गेंदौर। ठीक, अब कुछ की फीचर्स के बारे में हम जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सर इतना प्राचीन सिविलाइजेशन था, लेकिन वहां का जो टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ज्वेलरी, बीड्स, पॉटरी, ये सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या क्या है सर? अगर की फीचर्स के बारे में बात करें तो एक ग्रिड सिस्टम जो है, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति कि 90 डिग्री पे जो स्ट्रीट्स और लेन्स जो है एक दूसरे को कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो एक ग्रिड पैटर्न कहलाती है। अभी हम इमेज के थ्रू भी समझेंगे उसे। ठीक है, टू मेन पार्ट्स थे। शहर जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक लोअर जो टाउन है और एक अपर टाउन। तो अपर टाउन में अगर हम बात करें जिसको कि हम क्या बोलते हैं, तो सीटाडेल बोलते हैं, और एक लोअर टाउन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम वहां का एक इंप्रेसिव फीचर था। ठीक, कैसे? तो वहां पे वो बर्न ब्रिक से जो है वो बनाया करते थे, वो जो सिस्टम है वो तैयार किया करते थे। ठीक है, बर्न ब्रिक्स का बहुत इस्तेमाल हमें देखने को मिला। आर्ट्स और जो आर्टिफैक्ट्स हैं या क्राफ्ट्स में उनका एक महारत हासिल था उनमें। ठीक है, बीड्स वगैरह जो बनाते थे, छानूदरो जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर था बीड मेकिंग का, ये सब हम समझने वाले हैं। ट्रेड रिलेशन इनका जो भी है, अलग अलग जो उस वक्त के सिविलाइजेशन से इनका देखने को मिला है, साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देते थे, मार काट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे ये लोग क्या करते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देते थे। ठीक है, ज्वेलरी पे ध्यान देते थे, आर्ट पे ध्यान देते थे, ऐसे इनका काम था। मिलिट्री पावर का ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा देखने को वहां नहीं मिलता है। पॉटरी, ठीक है, पॉटरी जो था वन ऑफ द स्पेशल, जो एक रिफ्लेक्ट करता है वहां के जो भी दिनचर्या हुआ करते थे लोगों का, उसके बारे में भी बताता है। और जो क्राफ्ट्समैनशिप था, कितना उत्तीर्ण जो वो कला है, वो पॉटरी के माध्यम से भी लोगों के सामने में रखा जाता था, और ये हमें इससे समझ में आता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया है ऐसे आइटम को, या तो सभी लोगों में सामान होगा। पॉटरी से क्या पता चल रहा है हमें कि घड़ा तो सबके घर में होगा, लेकिन कोई कोई एकदम वो क्या बोलते हैं, डेकोरेशन के पर्पज से यूज कर रहा है। ठीक है, एक लग्जरी आइटम के तौर पे जो होता है ना घड़ा, एंटीक पीस, तो वो ऐसे यूज कर रहे थे। ठीक, तो एक यूटिलिटेरियन और एक लग्जरी आइटम के तौर पे उसे देखा जाता था। और सिंपल वेजल्स जो थे, ठीक है, स्टोन और टेराकोटा से बने होते थे, जो कि एवरीडे जो भी लाइफ में उनको दिनचर्या में उनको काम आता होगा, उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता था। अब कि इसमें सर क्या रख सकते थे, तो ग्रेन रख सकते थे। कोई कोई लोग इसको डेकोरेशन के पर्पज से भी इस्तेमाल करते थे। मेनली इसमें हम ये देख रहे हैं कि रेड कलर का है, उसके ऊपर से एनिमल के मोटिव्स लगे हुए हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कुछ शेप बनाए गए हैं, उस वक्त के कुछ जानवर रहे होंगे, उसके बारे में यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। अब
ज्वेलरी जो था वहां के स्टेटस, सोशल स्टेटस के बारे में भी बताता था, और एक एस्थेटिक जो सेंस है कि पहनावा कैसा होना चाहिए वो भी यहीं से पता चलता था। कैसे? तो अगर बात करें हड़प्पा में, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है, शौकीन थे वहां के लोग। और इट इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर इकोनॉमिक स्टेटस। जो भी समाज में अगर कोई लोग रह रहे हैं, अमीर है या गरीब है, वो कैसे पता चलेगा? तो मान ले कि मैंने कुछ पहना है सोने का एक चेन पहन लिया, ठीक है, तो ये पता चलेगा कि हाँ यार ये अमीर होगा। ठीक, लेकिन अगर यही मैं क्ले का कुछ पहन लूं, ठीक है, या टेराकोटा का कुछ पहन लूं, या बीड्स कुछ अगर वैसे कम दाम के कुछ अगर ज्वेलरी हो या फिर चेन हो, उसको अगर पहन लूं, तो पता चलेगा ना कि सोशल स्टेटस इसका क्या रहा होगा। तो वैसे में हम सोशल स्टेटस का पता करते थे। बहुत सारे लोग जो थे वो बीड्स, सील रिंग्स या फिर कॉपर मिरर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अब क्या होता है यहाँ पे कि जो भी लोगों को दफन किया जाता था, ग्रेव्स में जो भी हमें साक्ष्य मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी साक्ष्य मिले, उससे ये पता चलता है कि मरने के बाद भी जीवन है, ऐसा मानते थे वहां के लोग। क्यों? क्योंकि जो कंकाल मिला है उसके साथ ही पॉटरी भी मिला है। ठीक है, घड़े के कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं, कुछ मनकों के साक्ष्य मिले हैं, बीड्स के साक्ष्य मिले हैं, ज्वेलरी मिला है। मतलब उनको लगता था कि मेरे, अगर मान लेते हैं कि किसी आदमी का अगर वो रहा होगा, चाहे मेल हो या फीमेल का, अगर वो कंकाल रहा होगा, तो उससे जितने भी सारे उनके ज्वेलरी होंगे, पॉटरी होंगे, वो उनके साथ ही दफन कर देते थे, वही मिलता था। ठीक, अब नियर स्केल्टन्स इन ग्रेव, सजेस्टिंग दैट वो क्या मानते थे कि बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ को वो मानते थे। और यहां पे हम देख पा रहे हैं मनकों को, ठीक है, गला बंद, कमर बंद, हाथ बंद, जो भी है वो सब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस्तेमाल किया करते थे। ये देख पा रहे हैं आप कि महिलाओं ने जो भी पहना है हाथ में, ठीक है, गले में, कान में पहन के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पुरुषों ने भी पहन के रखा है, बच्चियों ने भी पहन के रखा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वेल्दी जो लोग होंगे वो गोल्ड, सिल्वर, कार्निलियन, जेस्पर, फैंस जैसे धातुओं का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो रईस रहे होंगे। ठीक, अब कुछ आम आदमी तो रहे होंगे, तो उनको क्या देखा गया, ऐसा कैसे पता चला उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में? तो वो बेक्ड क्ले का इस्तेमाल करते थे, बोन्स का भी इस्तेमाल करते थे, सील्स, मतलब सेल्स अगर बात करें तो वो शंख को कहते हैं, ठीक है ना, शंख जो हम बजाते हैं, कोई भी पूजा पाठ शुरू होता है या आरती के बाद हम देखते हैं कि शंखनाद करते हैं कि अब आरती संपन्न होने के बाद, तो वो जो शंख से वो क्या, तो हाथ में जो चूड़ियां पहनती है बहुत सारी महिलाएं, तो उसका वो बना होता था। तो ये बताता है कि वो लोग कॉमन रहे। ठीक, सस्ता रहा होगा, ऐसे जो भी चीप थोड़ा सा रहा होगा, एलिट से वो जो डिफरेंस है वो यही क्रिएट कर रहा होगा। बीड्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, बैंगल्स वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, लोग जो थे वो पहना करते थे। छानूदारों में अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बीड मेकिंग सेंटर था। क्लॉथिंग बात करें तो एक्सकावेटेड जो फिगर्स है वो इंडिकेट करता है कि पीपल जो है वो कॉटन और उलन जो क्लॉथ्स हैं वो पहनते थे। टिपिकली क्या, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सीट लाइक क्लॉथ पहनते थे कौन, पुरुष, और महिलाएं जो थी वो घाघरा लाइक गारमेंट्स पहना करती थी। और ये सीट लाइक क्लॉथ मतलब कि एक ऐसा बहुत बड़ा एक, अगर बात करें सीट को पहनते थे वो ऐसे पूरे बॉडी पर लेकर। ठीक है, चल टूल्स में बात करें तो ये बना होता था कॉपर का, ब्रोंज का और स्टोन का। और वॉर वेपन्स जो भी मिले हैं स्मॉलर नंबर्स में, एग्रीकल्चरल और क्राफ्ट टूल्स भी मिले हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज वेट्स का इस्तेमाल करते थे, एक प्रिसाइज सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, और चर्ट नामक जो क्यूब्स है या पत्थर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता था, जो कि अलग अलग साइज के होते थे। और ये दोनों बाइनरी और डेसिमल रेशियोज में होते थे, ताकि रेगुलेट किया जाए कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन को। अब कि मुझे कुछ अगर बाहर भेजना हो, मिसोपोटामिया भेजना हो, ओमान भेजना हो, तो हम कैसे भेजेंगे उसको? अगर हम तौलेंगे नहीं, बटखरे में एक तरफ जो भी वेट है उसको रखिए, एक तरफ सामान को रखिए और तौलिए। घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग हैं उनसे पूछा करिएगा कि पहले जो है वो तराजू का इस्तेमाल होता था। ठीक है, वो टांग दिया जाता था ऐसे तराजू, एक तरफ बटखरे को रखते थे,
वेट करने के लिए और एक तरफ सामान को रखते थे कि कितना वेट होगा इसका, और उसी आधार पर यहाँ पे भी काम किया जाता था एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बीट्स वगैरह जो इस्तेमाल करते थे वो कंकाल के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। एक शमशान घाट अगर आप चले जाएं या फिर ग्रेवयार्ड में अगर चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्यूरियल देखने को मिल रहा है। और ग्रेव में क्या देखने को मिल रहा है सर? तो उसके साथ जो भी पॉटरी रहा होगा, बीट्स रहा होगा, वो सब उसके साथ ही दफन किए गए थे, क्योंकि वो मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सील्स। और सील्स जो है वो किस लिए यूज किया जाता था? तो ट्रेड पर्पस के लिए हम सील्स का इस्तेमाल किया करते थे। और वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव जो आर्टिफैक्ट था इस सिविलाइजेशन का वो सील ही था। ठीक है, और ये सील्स किससे बनाए जाते थे सर? तो वो स्टेटाइट स्टोन से बनाए जाते थे। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अब यूज क्या होता था कि लॉन्ग डिस्टेंस जो भी ट्रेड किए जाते थे, मान लेते हैं कि मेरे पास अगर कुछ भी है, एक सामान है, एक थैला है, ऊपर से मैंने उसे बांध दिया, ठीक है, उस पे क्ले लगा दिया या फिर गीली मिट्टी को लगा दिया, और उसके बाद हमने ये जो भी छाप है वो डिपिक्ट कर दिया, ये जो सील है उसको उस पे डिपिक्ट कर दिया। सूखने के बाद वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, उकेर दिया है अगर मैंने तो उस पे ही रह जाएगा वो सूखने के बाद। अगर बीच में उसके साथ जो भी सामान जा रहा है इस सील के साथ लगे हुए, अगर उसके साथ कोई भी छेड़खानी अगर होगा तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर वो टूटा हुआ निकला तो, या कुछ भी क्रैक हुआ तो हमें इससे यही पता चलता था। यही इंश्योर करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सही तरीके से हो, इसलिए सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। और जहां तक ये सामान को पहुंचाना होता था वो आइडिया जो है वो किससे लग जाता था? कि सील से, क्योंकि उसमें जो है वो जो निशान है वो बता देता था कि ये यहां से आया है। एक तरीके का वो एड्रेस जो है कि कहां से आया है, कहां जाना है, वो सब भी पता चल जाता था। ठीक, स्टाम्पिंग ऑन अ सील ऑन अ वेट क्ले इंश्योर्ड दैट द गुड्स हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विथ। और ये याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें ही है कि एक बार देख लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, चल टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो सिटी प्लानिंग सबसे पहले तो कि सिटी जो था वो डिवाइडेड था दो भागों में। और कौन कौन सा? तो एक जो था वो सीटाडेल था जिसे हम अपर टाउन बोलते थे, वो रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बना होता था और वो वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता था। ठीक, अब सर कौन सा पार्ट बोल रहे हैं? वेस्टर्न। ईस्टर्न में क्या था सर? तो अभी हम देखेंगे कि ईस्टर्न वाले पार्ट पे क्या था। ये देखो, अपर सिटी जो है वो वेस्टर्न पार्ट पे है और ईस्टर्न पार्ट पे क्या है? तो लोअर सिटी है। अपर पार्ट में कुछ घरें हमें दिखाई दे रही हैं, अनबेक्ड ब्रिक्स जो एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, उस पे ये हमें बिल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। जबकि ये जो है हमें कहां पे देखने को मिल रहा है? लोअर सिटी जो था वहां पे ज्यादा घर हमें देखने को मिल रहा है। ये दोनों डिवाइडेड हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं? जब भी ज्यादा पानी फ्लड आता था डिवास्टेटिंग, तो ये जो पार्ट है वो कई बार डूब भी जाता था, लेकिन वो पार्ट इसीलिए हाई में बनाया गया था ताकि उसमें कोई भी ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हाउसेस होंगे वो वहां देखने को मिले होंगे। मर्चेंट क्लास के लोग, पीजेंट लोग, वो यहां रहा करते थे। अब ऊपर जो मैंने बताया वेस्टर्न पार्ट में, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और रेसिडेंस हुआ होगा। किनका रहा होगा? तो प्रोमिनेंट पीपल का, और वो घिरा होता था सेपरेट करने के लिए लोअर सिटी से। अब लोअर सिटी जो है वो ईस्टर्न पार्ट में था, वहां पे कौन रहते थे? तो ऑर्डिनरी सिटीजन रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, क्राफ्ट्समैन रहते थे, और ये भी वॉल से प्रोटेक्टेड ही हमें देखने को मिलता है। अब स्ट्रीट नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रीट्स जो थे वो इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को 90 डिग्री पर। एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते थे? तो इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। और मेन रोड जो था नॉर्थ से साउथ तक, वो सिटी को दो भागों में डिवाइड करता था। ठीक है, दो रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक्स है, दो रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक्स हैं उसमें हमें ये डिवाइडेड देखने को मिलता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। वन ऑफ द मोस्ट जो एक इंप्रेसिव फीचर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो क्या है सर? तो वो ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो हाउस ड्रेन्स फर्स्ट फ्लोड इनटू अ सीस्पूल वेयर सॉलिड वेस्ट जो था वो कलेक्ट होता था और वाटर जो था वो उसके ही थ्रू बाहर निकलता था। जो भी घर का गंदा पानी है वो एक जगह जमा होता था और पानी के थ्रू वो बाहर चला जाता था। अब कवर्ड जो है वो ड्रेन्स हमें देखने को मिलते थे, बेक्ड ब्रिक्स और जो स्टोन के स्लेब्स थे, ठीक है, वो अब देखो अब क्या है, नाला तो बना दिया सर और ऊपर से एक स्लेब से उसे ढक देते थे ताकि बीच में अगर साफ सफाई करना हो तो हम उसे हटा के अंदर जाके साफ सफाई भी कर सके। ठीक, मटेरियल का क्या इस्तेमाल था यहाँ पे, तो ब्रिक्स along with lime and gypsum were used in the construction of drains to prevent water leakage को प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसका, लाइम और जिप्सम का। अब कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब बरामदा जो होता है घर में, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, चारों तरफ रूम होते हैं, ठीक है, बीच में महिलाएं जो हैं वो कुकिंग का काम करती हैं, स्पिनिंग का काम करती हैं, वीविंग का काम करती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, जो पुरुष हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए वो बरामदा बनाया जाता है। वहां ये बहुत पहले से था, वो जो ज्वाइंट फैमिली वाला जो फीलिंग है वो यहीं से आता है। कोर्टयार्ड एक जगह हो, एक कॉमन स्पेस हो घर में जहां सब आए बैठे बात करें, वही हुआ कॉमन स्पेस, वो कोर्टयार्ड था। हम क्या करते हैं, आते हैं आपस में एक साथ एक दूसरे के आसपास बैठते हैं और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यही हो रहा है, यही डिफरेंस था। मुझे बहुत कम ही ऐसा लगता है कि हड़प्पन वासी सुसाइड करते होंगे, क्योंकि वहां पे जो तरीका था रहने का वो इतना अच्छा था कि लोग चाहते होंगे मरने के समय में भी कि मैं कुछ और भी जी लेता, और वो तो ये भी मानते थे कि मरने के बाद भी तो जीवन ही है। ठीक है, अब कोर्टयार्ड जो है वहां पे अगर देखिए तो सेंटर में बना होता था घर के, और कोर्टयार्ड में जो था वो काम क्या क्या होता था, तो कुकिंग और स्पिनिंग का काम महिलाएं करती थी। प्रिवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जब भी बात डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की होगी तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेन डोर ऑफ द हाउस डिड नॉट डायरेक्टली ओवरलुक द इनर कोर्टयार्ड। जैसे ही घर में एंटर किए और कोर्टयार्ड नहीं, एंटर किए, थोड़ा टर्न लिए तो दिखा कि हाँ कोर्टयार्ड, ऐसे ही नहीं कि गए और कोर्टयार्ड सीधे दिख रहा है, या ऐसा भी नहीं होता था कि नीचे वाले जो फ्लोर में जितने भी सारे विंडोज थे, कोई विंडो ही नहीं था कि विंडोज हम ताक झाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के वॉल्स में कोई भी तरीके का विंडोज नहीं था। एमिनिटीज की बात करें तो सभी के घरों में बाथरूम था और वो बेक्ड ब्रिक्स से बनाया जाता था। बहुत सारे घरों में वेल्स भी हमें देखने को मिले, और मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 700 से भी अधिक वेल्स हमें देखने को मिले, कुएं। ये देख सकते हैं महिलाएं जो है वो स्पिनिंग वीविंग का काम कर रही हैं। ये जो बेक्ड ब्रिक से बनाया गया है जो फ्लोर है बाथरूम का, पानी जो है वो जस्ट गली वाले नाले से एकदम बिल्कुल उसका जो लिंकेज हम देख पा रहे हैं, कुएं को देख पा रहे हैं हम, हर एक घर में ये हमें देखने को मिलता था। अब ग्रेट बात, एक रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेशल एक रिलीजियस जो रिचुअल्स है उसके लिए, या फेस्टिवल से पहले या फेस्टिवल के दौरान उसको नहाने के तौर पर यूज किया जाता था। हम बहुत जगह पे अभी देखते हैं कि जो गंगा हम जाते हैं नहाने के लिए, या यमुना जाते हैं, नर्मदा जाते हैं नहाने के लिए, ताकि वो जो एक पवित्र हो सके, हम शुद्धिकरण के लिए मेनली लोग मानते हैं कि हम जाते हैं और नहाते हैं वहां पे, तो वैसा ही कुछ। ठीक है, स्टेयर्स जो थे वो देखने को हमें मिलते हैं नॉर्थ और साउथ साइड्स में, और स्पेशल रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इसका क्या किया जाता था, तो इस्तेमाल किया जाता था। लार्ज ग्रेनरीज जो था वो क्यों इस्तेमाल में लाया जाता था, कैसे, तो वहां पे हम स्टोर करते थे ग्रेन्स को, लार्ज ग्रेनरीज। ठीक है, विशाल अन्नागार जो है वो भी हमें देखने को मिला है एट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में देखने को मिला, रोज ऑफ 6 में। ठीक है, ये रोज ऑफ 6 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको भी एक क्या रेस्ट प्लेटफॉर्म पे, ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। ठीक है, ताकि कोई भी तरीके का अगर इमरजेंसी आता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सके, इस ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जा सके। वहां बीच बीच में फ्लड आते रहता था। ठीक है, तो
ये जो ग्रेन्स यहाँ पे जो स्टोर किया जाएगा तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते थे ऐसे नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है ला रहे हैं, सामान भर रहे हैं, ग्रेन्स वगैरह भर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि वेंटिलेशन के लिए कि कुछ खराब ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए वेंटिलेशन का यूज। अब घर पे अब कुछ रख दो बहुत दिन तक और गेट वेट सब कुछ बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, और बहुत दिन बाद अगर आओगे तो अलग ही स्मेल करेगा। लेकिन हम वेंटिलेशन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, घर में जो खिड़कियां होती हैं या ऊपर में आप देखते हैं वो जो वेंटिलेटर जो बना होता है उसका इस्तेमाल इसी कारण से होता था कि कुछ भी खराब ना हो, और ये उन सब चीजों से वाकिफ थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। ठीक है, गुड। अब यूपी बोर्ड क्लास 12th में अरिविहान के जो टॉपर्स हैं, ठीक है, अरिविहान के जो टॉपर्स हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के, वो यहीं से पढ़ के टॉप हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो 150 से भी अधिक बच्चों ने 90+% लेकर आए और 350 बच्चों से भी अधिक ने 80% मार्क्स लेकर आए। हम यहाँ पे देख रहे हैं पीसीबी में नंदिनी गुप्ता, आर्ट्स स्ट्रीम में बात करें तो अंशिका की, और सुरभि जो है वो पीसीबी स्ट्रीम में टॉप करके अरिविहान का नाम भी रोशन किया, अपने शहर अपने जिले का जो नाम है वो रोशन किया, और अपने माँ बाप का तो किया ही किया। ठीक है, चलिए आप भी ऐसे ही पढ़िए ताकि आपका भी जो इमेज है वो हम यहाँ पे लगा सके। अब सर की 51 रुपए वाला जो फीचर्स आप क्या क्या देते हैं, ये जो टॉपर बनाने वाली जो उन्नति बैच है इसमें हम क्या क्या देते हैं, तो पूरे साल हम लाइव क्लास देते हैं, टॉपर्स के नोट्स देते हैं, डीपीपी के क्वेश्चन देते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी हम देते हैं उसके अगले क्लास में। इंस्टेंट जो है आपका जो डाउट है वो सॉल्व किया जाता है, टॉपर्स आपको बीच बीच में आकर गाइड भी करते हैं, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिसका सबसे ज्यादा डिमांड बच्चे करते हैं एग्जाम टाइम में, वो भी हम इसी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कि पानी से भी सस्ता जो है जो पढ़ाई है वो हमने किया है, और हमारा प्रयास है कि हम हर घर तक पहुंच सके, और ये जो आंदोलन हमने चलाया, ये जो क्रांति हम लाना चाह रहे हैं वो हम सही तरीके से तभी ला पाएंगे जब आप इसे सब तक पहुंचाएंगे। अब नोट्स के जो पीडीएफ है, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐप का जो लिंक है वो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप जब खोलेंगे ऐप को तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसी में क्या लिखा रहता है स्टार्टिंग में, ईयरली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल, टॉपर्स के नोट्स और यूट्यूब नोट्स के भी आपको वहां पे जो भी मटेरियल है वो मिल जाएंगे ऐप में ही। नीचे में जो भी लाइव क्लासेस हैं वो शेड्यूल होता है, वो आपको देखने को मिलता है, सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। वहां पे जो भी हम पढ़ाते हैं चीजों को वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, वहां से भी आप चीजों को देख सकते हैं। अब आगे, अब बात हम करेंगे इकोनॉमिक लाइफ की। इकोनॉमिक लाइफ की अब हम बात करेंगे। चलिए, इकोनॉमिक लाइफ में अगर हम बात करें तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो मेथड्स ऑफ सब्सिस्टेंस हम देखने वाले हैं, कि डाइट और फूड के बारे में, कि वहां के जो लोग खान पान उनका जैसा था वो हम अब बात करेंगे, कि वो कंज्यूम करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल को इंक्लूडिंग फिश, और इसी मेथड को, ठीक है, मेथड ऑफ स्टडी को हम क्या बोलते हैं इसको, तो आर्कियोलॉजिस्ट अगर पढ़ाई करते हैं कोई भी बर्न सीरियल्स को, ग्रेन्स को और सीड्स को, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं अभी मैं वो भी बताने वाला हूं। ठीक, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और जो ग्रेन्स है, मेन ग्रेन क्या था, वीट, बार्ले, लेंटिल्स, व्हाइट ग्राम और सीसम। मिलेट में बात करें तो बहुत जगह से मिलेट जो है उसके साक्ष्य मिले, जैसे कि गुजरात, और राइस जो था ये याद रखना बहुत ही कम जगह से हमें देखने को मिला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं महिलाएं जो है वो खाना पीना बना रही हैं, जो पुरुष हैं वो कुछ डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को, किन्हीं एनिमल्स को खाने के लिए उनका हंटिंग करके ला रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बहुत सारे बोन्स मिले हैं, कैटल, सीप, गोट्स और बफेलो और पिग के। वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि बात करें बोर, डियर, क्रोकोडाइल, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। हंटिंग मिस्ट्री है कि वो क्या हंटिंग खुद से किया करते थे या हंटर गैदरर कम्युनिटी जो थी वहां से उनसे चीजों को लेते थे, वहां से मीट वो प्राप्त करते थे। बहुत सारे बोन्स मिले हैं फिश और बर्ड्स के, ठीक है, इससे पता चलता है कि उनके फूड में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी था। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो प्लविंग एंड यूज करते थे वो ऑक्सन का।
बहुत जगह से इमेज मिले हैं बुल्स के, ठीक है, सील्स मिले हैं, टेराकोटा फिगरिन्स मिले हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट इन्फर करते हैं कि वो ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे प्लविंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए। प्लग मॉडल्स अगर बात करें तो क्ले प्लग मॉडल्स और जो मॉडल्स हैं, ठीक है, बहुत जगह से मिले हैं, चाहे बात करें चोलिस्तान पाकिस्तान या बानावाली हरियाणा से, और इससे पता चलता है कि वो जो खेती में किसका, तो ऑक्सन का इस्तेमाल भी करते थे, प्लग का इस्तेमाल भी करते थे, क्योंकि टेराकोटा फिगरीन जो मिला है उससे इसके बारे में पता चलता है। कहां से, चोलिस्तान जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां, और बानावाली से भी ये हरियाणा में जो है वहां से हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, पूछे जा सकते हैं। एविडेंस ऑफ फ्लड फील्ड अगर बात करें तो कालीबंगन राजस्थान में ऐसा देखने को मिला है, और इससे ये भी पता चलता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स को वो एक साथ ही ग्रो करते थे, एक ही फील्ड से मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड वो इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, चलिए यहां इंटरसेक्ट किया हुआ हमें दिख रहा है फार्मिंग टेक्निक उनका। हार्वेस्टिंग के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल करते थे सर, तो स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स, इसका इस्तेमाल, टूल्स जो भी कॉपर से बने होते थे इसका इस्तेमाल। बहुत सारे ऐसे जगह थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सेमी एरिड रीजन में आते थे, और वहां पे रेन वाटर जो है वो पर्याप्त नहीं था एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन इस कारण से वो क्या करते थे, तो खेती में इरिगेशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी था, और इरिगेशन वो किया करते थे। कैनाल्स के बारे में बात करें तो रिमेन्स ऑफ कैनाल्स जो है वो मिले हैं, कैनाल्स का भी इस्तेमाल पानी स्टोर करने के लिए ताकि हम उसको खेती में उपयोग में ला सके। सुरताघाई अफगानिस्तान से, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैनाल सुरताघाई अफगानिस्तान, ठीक है। अब इट इज बिलीव दैट एंशियंट कैनाल्स में हैव बीन ब्लॉक्ड विथ सिल्ट ओवर टाइम, बहुत सारे ऐसे कैनाल्स थे जो कि ब्लॉक हो गए, बहुत समय तक उसमें क्या होते गया होगा, तो कुछ सॉइल जा रहा होगा, ठीक है, मिट्टी जा रही होगी, ठीक है, या फिर गिट्टी वगैरह या पत्थर वगैरह या कुछ भी धूल वगैरह वहां जम के क्या हो गया होगा, तो वो ब्लॉक कर दिया गया होगा, ब्लॉक हो गया होगा एक समय के बाद। वेल्स, इट इज पॉसिबल दैट इन एरिया जहां पे कैनाल्स नहीं थे वहां पे इरिगेशन के लिए वेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। कहीं कहीं रिजर्वायर पानी को स्टोर करने के लिए, जैसे कि धोलावीरा में एक लार्ज स्टोन रिजर्वायर हमें देखने को मिला है, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि किसके लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर किया जा सके, खेती की जा सके, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। यहां देख पा रहे हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। चलिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम बात करें तो क्राफ्ट में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था सर, तो बीड मेकिंग था, कि स्टोन सच एस कार्निलियन, ठीक है, एक ब्यूटीफुल रेड कलर का कार्निलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, ये सब बीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बीड्स मतलब जो भी हार वगैरह पहना जाता था, मनके जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए उपयोग में लाया जाता था। अब अदर क्राफ्ट में बात करें तो सेल कटिंग, सील मेकिंग और मेटलर्जी जो था, टूल्स, स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था ड्रिलिंग करने के लिए, जो भी अगर कोई पत्थर है उसको ड्रिल करने के लिए स्पेशल टूल, ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते थे वो ड्रिलिंग, ठीक है। और वो लोथल और छानूदरो से ऐसे हमें जो फैक्ट्रीज है, जो सेंटर्स हैं वो देखने को मिले हैं, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो सील वर्किंग मेजर सेंटर्स थे, क्योंकि ये सेटलमेंट कोस्टल एरिया के पास थे, इसीलिए जो सील था वो रेडली अवेलेबल होता था। सील मतलब जो शंख होता है उसके बारे में बात हो रही है। जेस्पर, देखिए यहाँ पे सेल, ये शंख से बने हुए चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे जो महिलाएं हैं वो ड्रिल कर रही हैं, ठीक है, जो धातु उनको जो भी मिला हुआ है, जो भी स्टोन उनके पास है उस पर ड्रिल कर रही है, ताकि धागे को उसमें पिरोया जा सके और एक बीड बनाया जा सके। और बीड का इस्तेमाल अभी हम आगे और भी चीजों में, ये देखिए बीड जो माला जो बन रहा है उसके बारे में ही बात की जा रही है। ट्रेड और कम्युनिकेशन, तो वो हड़प्पन जो थे ऑब्टेन करते थे रॉ मटेरियल को बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से, ठीक है। कॉपर को वो खेतरी जो रीजन है राजस्थान और ओमान से, वहां से मंगाते थे। कौन सी बात करें, वही सील जो है, शंख अभी जो मैंने बताया उसके बारे में। नागेश्वर और बालाकोट बिकॉज दे वर कोस्टल सेटलमेंट्स,
लापिस लाजुली वो सुरता घाई अफगानिस्तान से एक ब्लू प्रीसियस स्टोन को बोलते थे लापिस लाजुली। जैसे मैंने अगर यहाँ पे कोई अगर ब्लू स्टोन पहना होता, अंगूठी में लगाया होता, तो वो प्रीसियस स्टोन होता, ठीक है, और हम बता सकते थे कि हाँ ये लापिस लाजुली है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब गोल्ड जो था वो साउथ इंडिया या कर्नाटक वाले रीजन से वो लेकर आते थे। ठीक है, हमें यहां तक चीजों के बारे में क्लियर है। लापिस लाजुली देखिए अफगानिस्तान से आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट से। ठीक, अब ओमान से या राजस्थान से और भी चीजों को वो मंगाते थे, कॉपर वगैरह। ठीक है, और क्या बात करें सर, तो कर्नाटक वगैरह से वो गोल्ड वगैरह माइंस से गोल्ड मंगाते थे, तो ये हमें पता है। कंटेंट, जो कॉन्टेक्ट था उसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कॉन्टेक्ट था वो डिस्टेंट लैंड से था। हड़प्पन पॉटरी के बारे में बात करें तो वो बहुत जगह से, ओमान से मिला है, तो ये पता चलता है कि वहां से वो ट्रेड करते थे। मिसोपोटामिया के राइटिंग में हमें ये पता चला है कि प्रोडक्ट सच एज कॉपर, गोल्ड, आइवरी जो है वो मेलुहा से मिला है, और दे कॉल्ड मेलुहा द लैंड ऑफ सेलर्स। जितने भी सारे लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, जो ट्रेड किया करते थे, हड़प्पन वासी जो ट्रेड करते थे मिसोपोटामिया वासियों से, तो मिसोपोटामिया के वहां पे जो भी राइटिंग्स है वहां पे ये देखने को मिला है कि वो हड़प्पन वासियों को मेलुहा बोलते थे, लैंड ऑफ सेलर्स बोलते थे, क्योंकि हड़प्पन जो निवासी थे वो बहुत ही अच्छे नेविगेटर थे सी के। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है मेलुहा किसके लिए, तो इंडस रीजन के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है ये शब्द, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो सोसाइटी है, जो सोशल क्लास है, वो कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, एक मर्चेंट क्लास है, पीजेंट या वर्कर के जो क्लास होंगे, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग होंगे, तो हमें ये डिवाइड जो है सोशल हायरार्की उस सोसाइटी में देखने को मिलता था हड़प्पा में। ठीक है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हड़प्पन जो निवासी होते थे वो इंगेज होते थे, बहुत सारे एक्टिविटी करते थे वो अपने खाली टाइम में। क्या करते थे सर, तो पासे वाला जो गेम है, ये डाइस गेम्स खेलते थे, चेस लाइक गेम्स खेलते थे, डाइस थ्रोइंग वर देयर फेवरेट पास टाइम्स। हंटिंग में बात करें तो वो हंट किया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का हंट किया करते थे। ये देखिए हंटिंग के लिए तैयारी की जा रही है। डांस और म्यूजिक देखिए, वहां महिलाएं नाच रही हैं, पुरुष और जो भी महिलाएं हैं वो गीत संगीत में विलुप्त हैं बिल्कुल। ठीक है, ब्रॉन्ज एक डांसर का स्टैचू मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, टॉय में बात करें तो क्ले कार्ड्स वगैरह जो हैं वो बच्चे बनाया करते थे, विसल, सीटी वगैरह, रेटल्स, झुनझुना, पुनपुना, ये सब इस्तेमाल किया जाता था, बच्चों के द्वारा खेलते थे उसके लिए। तभी देखिए क्या तरीका था रहने का, लग रहा होगा इमेज से कि अरे यार आदिवासी है क्या ये। देखिए महिलाएं जो हैं वो डांस करना चाह रही हैं, ठीक है, कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं, ठीक है, डांसर बनना चाहती हैं, तो वो हैं। जो म्यूजिक के लिए देखिए अलग अलग चीजों को बजाना, हंटिंग के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, डाइस खेला जा रहा है, डाइस गेम्स, बच्चे जो हैं विसल्स, रेटल्स और क्ले कार्ड से खेल रहे हैं, और भी लोग जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो कैसे ताल सुर में सुर मिला रही हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब रिलीजियस बिलीफ क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का, ये हम देखने वाले हैं। वर्शिप किया करते थे वो मदर गॉडेस की। ठीक है, कि बहुत जगह पे टेराकोटा जो फीमेल फिगरीन्स है वो एक्सकावेट हुए हैं, ठीक है, एक्सकावेशन में वो मिला है। ठीक है, और ये बहुत ही एक फेमस एक फिगरीन था, वो डिपिक्ट किया गया है। उसमें क्या पता चलता है कि एक प्लांट जो है वो विमेन के वुम्ब से, ठीक है, इमर्ज हो रहा है, और ये सिंबलाइज कर रहा है कि अर्थ गॉडेस है वो, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी उनको माना जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी भगवान और ऐसे मूर्ति या फिर जो वहां पे किसी भी तरीके का कोई मंदिर नहीं मिला है, वो नेचर का जो वर्शिप है वो किया करते थे। अभी हम देखेंगे बहुत जगह से फायर अल्टर्स मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। ये सजेस्ट करता है कि विमेन एंड मदरहुड वर हाईली रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी में, उनका एक अलग ही स्थान था, ये हमें पता चलता है। पशुपति शिवा का जो सील है, अ सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो डिपिक्ट्स अ योगी सीटेड इन पद्मासन ऑन अ रेज्ड पेडेस्टल। ठीक है, नीचे में हिरन, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बफेलो, ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं। एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो, 3 हॉर्न उनके हेड पे भी हमें देखने को मिल रहा है इन योगी के। और इसे क्या बोला गया है, तो इसे एक रिप्रेजेंटेशन माना गया है पशुपति शिवा का, और इसे आदि शिवा भी हम बोलते हैं। ठीक है,
चलिए, नेचर और ट्री वर्शिप वो करते थे। बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिला है, इमेज ऑफ दी पीपल ट्री मिला है बहुत सारे सील्स पर, ठीक। और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा क्या रहा होगा, तो सेक्रेड रहा होगा, पवित्र माना जाता था पीपल के पेड़ को। अभी भी हम पूजा करते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि पीपल के पेड़ को पूजते हैं लोग। गांव में अगर आप कभी गांव चले जाएं, आपका गांव है तो आपको समझ में आएगा, या आप गांव में ही हैं तो आप इससे अच्छा समझ ही नहीं पाएंगे चीजों को। आप देख ही रहे हैं कि हाँ, पूजा की जाती है। दे ऑल्सो वर्शिप सन की पूजा, फायर की पूजा, वाटर की पूजा, ठीक है। वाटर को भी मतलब वो पूछते थे कि हाँ, कि एक क्या है कि ये सब कुछ जो भी नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सब पूजनीय है। फायर अल्टर्स, ये अग्नि वेदिकाएं हैं। ओम सस्ना इंद्र गृधसवा, तो ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, तो ये बताता है कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, तो फायर की भी पूजा करते हैं। एविडेंस ऑफ फायर पिट्स हैज बीन फाउंड एट कालीबंगन और लोथल से, और वो सजेस्ट करता है कि वो प्रैक्टिस करते थे यज्ञ या फायर वर्शिप की। एनिमल वर्शिपर भी थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सील्स में ये देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, एकाश्रृंगी मीनिंग वन हॉर्न्ड जो एनिमल है उसकी पूजा करते थे। वर्शिप किया करते थे हम्ड बुल की, नंदी, शिव के जो वाहक है, ठीक है ना। वाहन क्या था शिव का, तो वाहन अगर हम बात करें शिव का क्या होता है, तो नंदी, तो नंदी की पूजा करते थे। हम्ड बुल, कहीं पे भी हम देख देते हैं हम्ड बुल तो हमें लगता है कि हाँ ये क्या रहे होंगे, तो वो नंदी होंगे, मतलब क्या है, ये शिव के वाहन, ठीक है। जैसे हम चूहे को देखते हैं तो हमें ये पता रहता है कि ये गणेश जी के वाहन। तो वैसे ही हम कहीं पे भी मंदिर जाते हैं तो ये देखते हैं मंदिर, शिव मंदिर है, उसके जस्ट सामने में ही क्या, तो ये जो हम्ड बुल है वो बैठे हुए आपको देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना भी है कि उनके कान में एक तरफ ढक के, एक कान में हम कुछ भी बोलेंगे, अपने विश को बताएंगे तो वो पूरा भी होता है, ठीक है, और पूरा होता भी है, ठीक है। चल, प्योरिटी ऑफ वाटर एंड रिचुअल बाथिंग। अभी हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, तो एक लार्ज बाथ हाउस मिला था, कम्युनिटी बाथ मिला था, हम उसे बोल सकते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते थे फेस्टिवल से पहले या रिलीजियस जितने भी सारे रिचुअल हैं उससे पहले। और वहां पे एम्यूलेट्स और जो सुपरस्टिशन है, ठीक है, उसको भी लोग मानते थे, थोड़े अंधविश्वासी भी थे। जहां एक तरफ वर्शिपर थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट का, ठीक है, जो नेचर की पूजा करते थे, तो एक तरफ वो ये भी मानते थे कि वॉर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स और घोस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए वो जो होता है ना, वो माला वगैरह वो बांध के चलते थे ताकि हम उनसे बच सके। वैसे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये था कुछ, हमने समझ लिया कि लोग जो थे वो कैसे पूजा करते थे, किस किस चीज की पूजा करते थे, लार्ज बाथरूम्स के बारे में या बाथ हाउस के बारे में, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। बाथ हाउस के बारे में समझ में आ गया, मोहनजोदड़ो में था। चल, अब हम बात करेंगे हड़प्पन आर्ट की। हड़प्पन आर्ट में तो हड़प्पन जानते थे कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है, उसका यूज कैसे किया जाता है, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक का भी इस्तेमाल करते थे। और मोस्ट फेमस जो स्कल्पचर जो मिला है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का मोहनजोदड़ो से, वो अभी हम देखने भी वाले हैं कि एक तरफ वो जो बैंगल्स है वन आर्म में और रीचिंग अप टू द शोल्डर, और उनका जो पोस्चर है वो डांसिंग पोस्चर में वो खड़ी है। यहाँ पे हम यहाँ पे वो देख पा रहे हैं, ठीक है। एक वैक्स मॉडल है, स्कल्पचर है डांसिंग गर्ल का, यहां पे देख रहे हैं आप कैसे वो पिघला के बनाया जा रहा है। टेराकोटा क्ले जो फिगरीन्स है, दिस फिगरीन्स मेड फ्रॉम बेक्ड क्ले, जनरल पब्लिक के लिए वो था, ठीक है। मदर गॉडेस के जो भी सारे फीमेल फिगर्स थे वो ये देखने को मिला, हेवी ज्वेलरी और फैन शेप्ड क्राउन्स के साथ मिली है वो। टॉयज के बारे में बात करें तो व्हील्ड कार्ट्स, विसेल्स, रेटल्स और बॉबिंग जो बुल है वो भी मिले हैं, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए थे बच्चों के। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हम जानेंगे कि क्यों वो अनडिसाइफर्ड है अभी तक। हिस्ट्री हम जो भी जान पाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बस आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से जान पाते हैं, जो पुरातत्वविद हैं उनकी वजह से ही जान पाते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हड़प्पन स्क्रिप्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो एक तो ये सबसे पहले तो मिस्टीरियस स्क्रिप्ट था, अभी तक अनडिसाइफर्ड है, कोई नहीं पढ़ सके। स्कॉलर्स जो थे पूरे विश्व के, उन्होंने प्रयास कर लिया लेकिन फिर भी उसे नहीं पढ़ पाए। ठीक, अब क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक था, इट इज नॉट लाइक हमारे अल्फाबेट की तरह थोड़ी ना था ABCD। वो हर एक जो भी उनका सिंबल होता था वो रिप्रेजेंट करता था एक वर्ड को या एक ऑब्जेक्ट को या एक आइडिया को। हम पता ही नहीं कर पाए वो क्या क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या पता। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ राइटिंग के बारे में उनके बात करें तो रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे वो। और ये क्योंकि पिक्टोग्राफिक था इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिला। 375 से 400 जो सिंबल्स थे वो हमें देखने को मिले हैं। ये देख लीजिए, बताइए किससे क्या समझेंगे हम। ये क्या है अब बताइए, यहाँ पान का पत्ते की तरह कुछ है, अब ये क्या बताना चाह रहे होंगे वो। ठीक है, अब ऐसे क्रॉस कर दिया और नीचे ऐसे लाइन दे दिया, ऊपर ऐसे लाइन दी, बताइए हम नहीं समझ सकते हैं वो क्या सोच के क्या बना के गए हैं। ठीक है, चलिए मेजर साइट्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे, अभी हमने देख लिया ये सबको, एक बार हम इन्हें क्विकली देखेंगे कि मेजर साइट सबसे पहला तो दयाराम साहनी डिस्कवरर थे, किसके, तो हड़प्पा के 1921 में। ये कहां पे, आज के पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा, पंजाब पाकिस्तान। स्पेशल अगर यहाँ पे बात करें क्या था तो ग्रेनरी देखने को मिलता है और ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रिड पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। ये है दयाराम साहनी। 12 ग्रेनरीज हमें देखने को मिलता है 6 केरोज में। ठीक है, कहां पे, तो रावी नदी के पास में। ठीक, मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट ग्रेनरी या विशाल अन्नागार भी हमें देखने को मिलता है। R37 सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, एक लार्ज एक ब्यूरियल ग्राउंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। फाउंड इन सदर्न डायरेक्शन, शहर के बाहर था ये। ठीक, रेयर वुडन जो कॉफिन है वो भी बहुत जगह से मिले हुए हैं हमें। ठीक है, उसके भी साक्ष्य मिले हैं कॉफिन के। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो किनके द्वारा फाउंड किया गया था, मतलब डिस्कवरर कौन थे, रखाल दास बनर्जी। सिंध पाकिस्तान, आज के हमें सिंध वाले पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1922 में। स्पेशल यहाँ पे क्या, तो ग्रेट बाथ। टाउन प्लानिंग के लिए ये बहुत ज्यादा क्या था, इसका जो एक इंप्रेसिव अगर या जो अट्रैक्ट करता वैसा फीचर था। एक प्लांट सिटी विथ स्ट्रेट जो इंटरसेक्टिंग क्या था, तो रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये है RD बनर्जी। और क्या था सर वहां पे मोहनजोदड़ो में, तो बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था घरों के लिए, रोड्स के लिए। ड्रेन जो बनता था वो सब वहां सभी जगह पर यूनिफॉर्मली जो एक साइज बेक्ड ब्रिक्स हमें देखने को मिला है। लार्ज बाथ का या जो ग्रेट बाथ है उसका इस्तेमाल किया जाता था रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। एडवांस एक ड्रेनेज हमें सिस्टम देखने को मिला है। हर एक घर में जो था क्या था, तो एक है एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू अ ड्रेन एंड द ड्रेन वॉज कवर्ड। ग्रेन क्वंस भी देखने को मिला है। दे वर यूज्ड विद अ स्मॉलर स्टोन, क्या मूव्ड टू एंड फ्रो, दे वर यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स इनटू फ्लोर। पिसाई का जो भी मशीन होता है हम जो अभी यूज करते हैं वैसे भी चीजों को वहां में पाए गए हैं। ठीक है, जो कि कन्वर्ट करते थे किसको, सीरियल्स को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया करते थे, उससे भी हम वहां पे देख पाते हैं। कालीबंगन, एक कालीबंगन, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां, बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, काली बंगन। ठीक है, इसका यही लिटरल मीनिंग है। डिस्कवरर कौन थे, तो अमलानंद घोष थे, 1952 में किया गया। यहाँ पे कहां पे ये है, तो घग्गर रिवर के पास। ठीक है, राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, बस हमें ये याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्लग जो फील्ड है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। लोथल में अगर हम बात करें तो डिस्कवरर SR राव कहां पे लोकेटेड है, तो अहमदाबाद गुजरात में। स्पेशल बात करें तो डॉकयार्ड, बंदरगाह यहाँ के लिए यहाँ जो था वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। धोलावीरा, खादिर बेट जो आइलैंड है रन ऑफ कच्छ में, वहां देखने को मिलेगा हमें ये। JP जोशी जो 1967-68 में उनके डिस्कवरर थे। 3 टीयर सिटी था, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि 2 टीयर सिटी है, सीटाडेल मतलब अपर टाउन और लोअर टाउन। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है धोलावीरा में, तो 3 टीयर सिटी है। सीटाडेल था, सेंट्रल टाउन था,
या सिटी था और लोअर सिटी था, और सभी जगह पे हमें दो ही देखने को मिलते हैं। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, बहुत बड़े जो स्टोन जो रिजर्वायर है वो भी हमें धोलावीरा से ही देखने को मिला है। यूनिक एक साइन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड था, 10 अक्षरों का। साइन बोर्ड मतलब क्या, हम कहीं पे भी जाते हैं तो ऊपर में वो लिखा रहता है आगरा 500 किलोमीटर, ठीक है, लखनऊ 200 किलोमीटर, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्या एक साइन है वो बता रहा है। तो 10 लेटर का जो एक हड़प्पन स्क्रिप्ट का क्या बना हुआ था, एक यूनिक साइन बोर्ड बना हुआ था मेड ऑफ व्हाइट स्टोन, वो मिला है। और स्टेडियम जो था, एक लार्ज ओपन ग्राउंड पब्लिक गैदरिंग के लिए, वो भी हमें देखने को यहां मिलता है। रंगपुर बात करें तो सौराष्ट्र वाले रीजन में, गुजरात में डिस्कवरर MS वत्स, जितने भी सारे मैं पॉइंट बता रहा हूं जगह डिस्कवरर, वहां पे क्या मिला है तो राइस हस्क यहां पे मिला है। मड ब्रिक्स मिला है कि हाउसेस और फोर्ट्स जो थे वो किससे बनाए जाते थे, मड ब्रिक्स से, ना कि बेग्ड ब्रिक्स से, ठीक है। ये रंगपुर वाला रीजन है। हमने अभी तक कैसे इसको पढ़ा है, डिस्कवरर वाले को लोकेशन हम जानते थे, ठीक है, जो साइट है उसका लोकेशन डिस्कवरर, और वो क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, ये हमने समझ लिया। छानूदारों में अभी हमें पता था ये बीड मेकिंग या सील जो कटिंग है वो सेंटर है यहाँ पे इसका, कहां पे तो बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, वहां पे देखने को मिला है हमें। आज की सिंध पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मोहनजोदड़ो के साउथ अगर चले जाएं 130 किलोमीटर तो वहां देखने को मिलेगा डिस्कवरर NG मजूमदार 1931, ठीक है, ठीक है। सुरताघाई में अगर हम बात करें तो ये कहां है सर, तो हमें पता है नॉर्दर्न जो अफगानिस्तान है वहां पे, ठीक है, तकार जो प्रोविंस है, ठीक है, अमू दरिया ऑक्सस रिवर के पास। डिस्कवरी किसके द्वारा, तो डिस्कवरी फ्रेंच जो आर्कियोलॉजिकल डेलीगेशन है 1970s में उनके द्वारा किया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था लापिस लाजुली के लिए, कैनाल इरिगेशन के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। तो हम ये समझ पा रहे हैं सुरताघाई, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हम इमेज से समझ सकते हैं कि हड़प्पन जो इरिगेशन सिस्टम था वो कैसा था, नहरों का कैसे इस्तेमाल किया जाता था, वेल्स का कैसे यूज में वो लाते थे, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारा टॉपिक। अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे टॉपर बनाने वाले उन्नति बैच की, कि 51 रुपए में हम क्या क्या देने वाले हैं। इससे पहले कि प्ले स्टोर पे जाकर सबसे पहले तो अरिविहान का जो ऐप है, ठीक है, अरिविहान का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना और लॉगिन भी कर लेना, और जो भी बोर्ड में जो भी मीडियम में हो उसको अच्छे से देख के ही फील करना कि आर्ट्स है, इंग्लिश मीडियम है, फिर एंटर करना है, ठीक है। चल अब पूरे साल हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो लाइव क्लास प्रोवाइड करते हैं, टॉपर्स के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको, डीपीपी जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम आपको देते हैं क्लास के एंड में, ताकि आप घर पे बैठ के काम करें, कुछ कुछ पढ़ें, जुड़े रहें कम से कम पढ़ाई से। और इंस्टेंट जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वो भी हम रखते हैं। टॉपर्स बीच बीच में आके आपको गाइड भी करते हैं कि हमें आंसर को कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में होने चाहिए, कैसा उसका जो फ्रेमिंग है, ये सब भी बताते हैं टॉपर्स। अब प्रेशर को कैसे हम मैनेज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है, बच्चे इसके लिए हमेशा मांग करते रहते हैं कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, टॉप करना है, ठीक है। कोई कोई तो ऐसे भी है कि नहीं पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में क्वेश्चन तो चाहिए कि पास तो कर ही जाएं, तो उनके लिए भी ये लाभदायक है। अब आगे जो नोट्स के पीडीएफ है वो कहां मिलेंगे, ये जो आप नोट्स अभी जो पढ़ रहे हैं उसका जो नोट्स है वो कहां मिलेगा उसका पीडीएफ, तो यूट्यूब नोट्स का एक सेक्शन बना है, जब आप लॉग इन करेंगे ऐप पे जाएंगे तो आपको वहां उसका सेक्शन मिल जाएगा, आप वहां से चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम अगर बात करें तो हमारा जो टॉपिक है लास्ट, पॉसिबल जो भी कॉज है डिक्लाइन के, कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था हमने ये देखा था कि ये 3 भागों में था। अर्ली जो हड़प्पन फेज था, मैच्योर्ड या फिर एडवांस जो हड़प्पन फेज था, और फिर लेट हड़प्पन फेज था, जहां पे हम डिक्लाइन के बारे में चीजों को अभी देखने वाले हैं। पॉसिबल कॉजेस क्या है, तो सबसे पहले तो
बहुत सारे स्कॉलर ने ये बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ होगा इसका डिक्लाइन, कि लैक ऑफ रेनफॉल और चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, रेनफॉल बहुत कम, मतलब बरसात जो है वो बहुत कम मात्रा में, और जो वातावरण जो वो इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस देखने को मिला होगा, इसीलिए वो खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया वो सिविलाइजेशन। डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन किया जा रहा था फॉरेस्ट का फॉर फ्यूल एंड रिसोर्सेस के लिए, ये भी एक कारण रहा होगा शायद। एक्सट्रीम जो फ्लडिंग है, कि फ्रीक्वेंट और डिवास्टेटिंग जो फ्लड्स हैं वो आ रहे होंगे, किसके कारण? तो इंडस और आसपास के और भी जो अदर रिवर्स है या उनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके कारण। रिवर ने अपना जो कोर्स है वो डाइवर्स कर दिया होगा, कि रिवर्स ड्राइंग अप, सूख गया होगा और अपने कोर्स या फिर बदल दिए गए होंगे, और उसके कारण डिसरप्ट हो गया। एग्रीकल्चर और ट्रेड के लिए भी तो यही यूज में लाते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो था वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया होगा। ओवर यूज हुआ होगा लैंड का, कि डिक्रीज हो गया, जिसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई ओवर यूज करने के कारण। किसका? तो लैंड का। ये हम देख पा रहे हैं कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, रिवर ने अपने कोर्स को अगर बदल दिया तो इस कारण से। ठीक है, और एक्सट्रीम फ्लडिंग, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसे हमें चीजों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि हो गया है कंप्लीट। अरिविहान के ऐप को अब डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इससे भी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वहां पे क्या मिलने वाला है, तो सर पीडीएफ जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे हमें, और टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, टॉपर का गाइडेंस मिलेगा, डीपीपी डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आप देते हैं वो मिलेगा, लाइव आके आप साल भर ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, और टॉपर भी बनाने वाले हैं वही उन्नति बैच से, जिससे पिछले 3 वर्षों से टॉपर ही दिया है। और वही बैच अब कितने का हो गया है, तो 51 रुपए का हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो अपने दोस्तों तक बात पहुंचा देना, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। टॉपर शुरू से ही पढ़ते हैं, हम आएंगे, गाइड करेंगे, एक एक स्टेप वाइज चीजों को बता के चले जाएंगे। पढ़ना स्टूडेंट को ही होता है। ठीक है, चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो, खेलते रहो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे।